बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बात किया था। आज हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिमेरिट्स थे वो रिवाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड कह रहा था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ये किस तरह घूमते हैं, कहाँ पे घूमते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ठीक है, उस पर ऑब्जेक्शन ये हुआ क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के रूल के मुताबिक अगर कोई चार्जिंग बॉडी कोई किसी और चार्जिंग बॉडी के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन भी इस तरह करता है कि एनर्जी रिलीज़ करता है, तो इलेक्ट्रॉन को बिलाखिर न्यूक्लियस में गिरना चाहिए था और एटम को क्या टूटना चाहिए था, लेकिन एज अ होल इस तरह नहीं होता, एटम स्टेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रदरफोर्ड कह रहा था कि एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर ये एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है, तो उसको किस तरह कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करना चाहिए था। और अगर कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था। लेकिन अगर एटम का स्पेक्ट्रम आप देखें ना, तो ये क्या देता है, ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, तो ये था डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिमेरिट्स थे उसको दूर करने के लिए बोहर आया था, क्योंकि बोहर जो था ये रदरफोर्ड का क्या था, शागिर्द था। स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर क्या कहते हैं। ठीक है, in 1913 Niels Bohr present another model of atom for removing the defect of Rutherford atomic model after studying spectrum of hydrogen atom on the basis of Planck quantum theory। ठीक है, 1913 में नील बोहर ने एक और एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, किस लिए, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट थे, जो डिमेरिट थे, उसको दूर करने के लिए। ठीक है, और इसने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था और इस स्पेक्ट्रम के बेस पर बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल कि बोहर एटॉमिक मॉडल की मेन पॉइंट्स क्या होते थे। ठीक है, बोहर कहते हैं द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट a tiny nucleus and electron are revolving around it। ठीक है, बोहर कहता है, क्योंकि बोहर ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था और इसी बेस पर एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, तो ये कहता है जिस तरह रदरफोर्ड कह रहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस तरह बोहर ने भी कहा कि हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है। हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन revolving around it in a fixed circular path having fixed energy which is called energy level or shield। बोहर कहता था कि हाइड्रोजन एटम के सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है और इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, किसी चीज़ में फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इसका एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं बात करूँ, इसका एनर्जी फर्ज करें, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस जो ये रास्ता है, ये पाथ है, इसका एनर्जी 6 किलो जूल है। कितना है, 6 किलो जूल। और इस ये जो सेकंड है इसके बाद इसका 4 किलो जूल है। ठीक है, ये वैसे आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, इस तरह नहीं होता कि इतना एनर्जी नहीं होता इस शेल में। ठीक है, इस फिक्स सर्कुलर पाथ को कहता है एनर्जी लेवल शेल और ऑर्बिट्स। ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इसको क्या कहता है बोहर ने, कि ये शेल्स है या एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट का नाम भी यूज़ किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि बोहर कहता है कि हाइड्रोजन एटम के सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ फिक्स सर्कुलर पाथ है और इसकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। और इस फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ है, इसको बोहर ने इसका नाम दिया शेल्स, एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आता है कि सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैज इट्स ओन एनर्जी।
सेकंड पॉइंट में कहता है कि इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई अपना एनर्जी नहीं है, ठीक है, बट द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हैज फिक्स्ड एनर्जी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, तो इसका एनर्जी होता है, इसका एक फिक्स एनर्जी होता है। जिस तरह मैंने बताया कि इसका फर्स्ट करीब 4 है और सेकंड क्या है 6 किलो जूल एनर्जी, ठीक है। When electron remain in any particular orbit, it doesn't emit or absorb any energy, ठीक है। वो कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस शेल में क्या होता है, इस शेल में रहता है, तो ये तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और न क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। जब एक फर्ज करें इस जो ऑर्बिट है, इसका एनर्जी क्या है 4 किलो जूल है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन का खुद अपना एनर्जी तो है ही नहीं, इस शेल का एनर्जी है, और इस शेल में से इसका एनर्जी क्या होगी 4 किलो जूल एनर्जी होगी। जितना इस शेल का एनर्जी उतना इस इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। जब तक ये इस शेल में है तो ये एनर्जी क्या करते हैं, इसका एनर्जी इस शेल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आता है कि थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, और जब हम क्या करते हैं बाहर से एनर्जी देता है, क्या करता है बाहर से एनर्जी देता है, इसको हीट देता है, ठीक है। तो शेल का एनर्जी तो फिक्स है, शेल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। जो एनर्जी आता है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एक फिक्स वेवलेंथ को। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इट विल बी जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जैसा ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बाहर से क्योंकि हमने हीट दिया है, ठीक है, और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये मूव करेगा अपर एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल। यहाँ से फिर ये जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये इस ऑर्बिट में जो पहला ऑर्बिट है इसमें ये नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज हुआ है और ऑर्बिट का एनर्जी क्या है कम है, ठीक है। एंड व्हेन इट इमिट एनर्जी इट विल जंप टू लोअर एनर्जी लेवल। और जब ये आप यहाँ पे आया है ना, और जैसा ही हमने हीट का सोर्स जो किया और रिमूव किया, ठीक है, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन जो इजाफी एनर्जी उसको लॉस कर, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, हर किसी का एक अपना होता है ना, उसमें वो खुश रहता है। अगर वो किसी और जगह जाता है तो वो इतना खुश नहीं होता जितना क्या होता है अपने घर में खुश होता है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ से गया है ना, ये उसका अपना घर है, ठीक है, लेकिन कुछ एनर्जी आए थे, कुछ ज़रूरियात आए थे, इसलिए ये क्या कहा गया था, ये किसी और के घर में गया था। वहाँ जब वो ज़रूरियात ख़त्म हो गई ना, तो उसके बाद उसने क्या किया, जो एनर्जी था वो उसने लॉस किया, ठीक है। और जैसा ही एनर्जी लॉस करता है तो फिर से आएगा वो अपने घर में, ठीक है। और ये जो एनर्जी चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, बाहर से जो लाइट हमने दी है, हीट दे, उससे एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है वो क्या है, चेंज इन एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन एनर्जी कहते हैं। और चेंज इन एनर्जी बराबर होता है E2 माइनस E1। E2 का मतलब होता है जो अब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहता है, फर्ज करिए यहाँ पे आया है इस शेल में, ठीक है, और इस शेल का मैंने कहा कि एनर्जी कितना है 6 किलो जूल है, ठीक है। और जो पहला शेल है, पहला शेल का एनर्जी क्या था, इसका 4 किलो जूल था। तो हम इस तरह करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन अभी किसी शेल में है तो उसका एनर्जी से जिस जहाँ पे पहले रहता था उसका एनर्जी माइनस करेंगे, उससे जो वैल्यू आता है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन एनर्जी, ठीक है। और ये जो चेंज इन एनर्जी होता है ये हम इस तरह स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, कि 2 किलो जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, 4 किलो जूल एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया। ये हम स्टडी करेंगे किस चीज़ से, ये जो वेवलेंथ हमें देता है, जो हमें लाइट देता है, उस लाइट का हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि ये जो चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है, ये चेंज इन एनर्जी हम इस तरह स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। उसको स्टडी करने के लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसने क्या किया, बाहर से हमने हीट दिया, उस हीट से स्मॉल वेवलेंथ इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब जब इसने ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो यहाँ पे आ गया, इस शेल में आ गया ना। जब इस शेल में आ गया तो अभी इसने क्या किया, मैंने आप लोगों को कहा कि ये अभी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया वो क्या करेगा, लूज करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा। जैसा उसने एनर्जी इमिट किया तो उस एनर्जी का
उस लाइट का एनर्जी को इन द पाम ऑफ लाइट वो इमिट करेगा ना। जैसे वो इन द पाम ऑफ लाइट इमिट करेगा तो उस लाइट को हम स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से। स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से हम जब उस लाइट को स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम ये बता सकेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इतना क्या हुआ है, चेंज आया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या आता है। ठीक है, द ऑर्बिट हैज फिक्स एंगुलर मोमेंटम। ये जो एनर्जी लेवल होता है, जो ऑर्बिट होता है ना, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, लेकिन इस ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंटम किसे कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इस शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास भी होता है और इसका कोई वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, तो इस मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, चूंकि ये सर्कुलर बॉडी में मूव करता है तो सर्कुलर बॉडी के लिए इसका हम क्या करते हैं, रेडियस भी लेता है। रेडियस हम कहते हैं सेंटर और सर्कल की सरकमफेरेंस, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो जो मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बनता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ का होता है, इस ऑर्बिट का एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू बराबर होगा किस चीज़ का, NH डिवाइड बाई 2 n जो होता है यहाँ पे n नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है। n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल को, जो किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, h जो होता है, h को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। h को हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और इसका वैल्यू तकरीबन 6.062, इसका वैल्यू होता है 6.62 10⁻⁴ जूल सेकंड होता है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का ये वैल्यू होता है। और 2 एक और कांस्टेंट है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट का या शेल का, वो बराबर होता है NH डिवाइड बाई 2 और इसका क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है। और हर शेल का ये क्या होता है, अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोहर मॉडल में बोहर क्या कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।